Hey guys, I welcome you all to Bhadrais Academy. Today is 18th of February 2026 and in this session, welcome you all to this current affairs session of Pratidin Current Affairs. आज के सेशन में हम लोग वैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो क्या एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी फॉर्मेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दैट वेरी एरिया. नाउ बहुत दिन से हम लोग ये देख रहे हैं दैट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में दे आर वेरी वेरी कीन इनटू पब्लिशिंग दिस वेरी आर्टिकल. राइट नाउ ये क्या डील करता है? दिस इज रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0. राइट तो इसी के रिलेटेड इसके जितने सारे फीचर्स है दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट सो व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान? देखिए सबसे पहला तो इनिशिएटिव ये है दैट यस ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना हमारे इंडिया के, इनफैक्ट असम के स्पेसिफिकली, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या उनको कोई जॉब ना मिले, रादर वो सेल्फ रिलायंट एंटरप्रेन्योर बने. मतलब वो किसी के पीछे पास जाए ना जॉब मांगने, रादर वो दूसरों को जॉब देने के लिए एलिजिबल हो सके. इसीलिए उन लोगों को एम्पावर करना है अंडर दिस आत्मनिर्भर असम अभियान. राइट सो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. यस एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए अगर कोई कहीं पे जॉब लेने जा रहे हो, राइट, वहीं पर आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना दैट वो दूसरों को भी जॉब देता है. राइट तो इससे जो है उस रीजन की इकोनॉमी ज्यादा ब्लूम करती है एज कंपेयर टू द फैक्ट दैट आपको सिर्फ अगर जॉब लेना है तो. राइट तो यस अनडाउटेडली एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा होता है. जनरेट एम्प्लॉयमेंट. यस ऑब्वियस सा बात है, आप अगर दूसरों को जॉब दोगे मतलब क्या दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. तो वही बोला गया रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. राइट और इससे क्या होगा, रूरल इकोनॉमीज भी बूम अप करेगी. और आपको तो पता ही है आसाम का मेजर जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड रूरल इकोनॉमी है. और वहीं पर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बने, राइट, एंटरप्रेन्योर्स बने, माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप हो, तो इससे फायदा क्या होगा, आने वाला हमारा आसाम का फ्यूचर वुड बी मच मोर ब्राइटर. सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर ऑफ द स्कीम. देखो इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है. नाउ यहां पे लिखा हुआ है 2 लाख का भी, 5 लाख का भी. क्या सबको ऐसा मिलता है? नहीं, देखो जो जनरल ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर आईटी या फिर डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या फिर वैसे लोग जो क्या 10th क्लास तक पढ़ते हैं, एससी एसटी एज वेल एज ओबीसी से, उन लोगों को 2 लाख रुपीस तक का ग्रांट दिया जाता है. राइट बट वैसे लोग जो क्या प्रोफेशनल डिग्री है जिनके पास, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट में, राइट, उनको तो 5 लाख तक का ग्रांट मिलता है. और ये जो असिस्टेंस दिया जाता है ना बाय द गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, तो उसको 50% गवर्नमेंटल ग्रांट के रूप में दिया जाता है और 50% इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दिया जाता है. जो क्या इंटरेस्ट फ्री लोन, देख लीजिएगा ध्यान से, राइट, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन आने वाले आप रीपे आराम से कर सकते हैं आने वाले 5 सालों में. तो इसके टारगेट बेनिफिशियरीज क्या है? देखो कहा जाता है ओवर द 2 years 2 लाख यूथ्स को इनका फायदा होने वाला है. 1 लाख पर ईयर यूथ्स को इनका डायरेक्ट फायदा होगा. और इससे फायदा यह भी होगा दैट स्किल के डेवलपमेंट भी मिलेगा, क्योंकि मैंडेटरी 1 month फ्री स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग जो है सेलेक्टेड बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जाएगा. और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी उनको 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे. राइट तो कौन कौन से सेक्टर्स को कवर किए जाएंगे? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी, पैकिंग, गारमेंट्स, फैब्रिकेशन, हार्डवेयर, इन सारे सेक्टर्स को कवर किया जाएगा. नाउ सवाल ये होता है दैट एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यस ही और शी मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम एंड उनका जो एज है ना वो 28 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स के बीच में होना चाहिए. देन उनको आत्मनिर्भर असम अभियान का डायरेक्टली फायदा मिल सकेगा. राइट सो आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अफ्रीकन यूनियन was there in news. Now क्यों न्यूज में था? क्योंकि 39th ऑर्डिनरी सेशन ऑफ असेंबली ऑफ अफ्रीकन यूनियन को रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर जो कि अदिस अबाबा में है वहां पर किया गया था. नाउ ये क्या है? यह एक कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या अफ्रीका के कंट्रीज को इनटेक करता है, जिसमें इन टोटल 55 मेंबर स्टेट्स है अफ्रीका के. राइट नाउ इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? डरबन में 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. और इसको पहले नाम जो था ना वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU.
जिसको फाउंड किया गया था 1963 में, राइट। बट बाद में इसको हम लोग चेंज कर दिया इनटू अफ्रीकन यूनियन, राइट। और ये शिफ्ट क्यों हुआ था पता है? क्योंकि देखो पहला जो था ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, वो कहीं ना कहीं मतलब कहा जाता था दैट कॉलोनियल फोकस चीजें था, राइट। बट अभी इसको शिफ्ट इसलिए किया गया क्योंकि यस इन ऑर्डर टू प्रमोट द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल फोकस, जिससे मेन फोकस ये दिया जाएगा दैट कैसे इस पूरे रीजन एज अ होल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटीग्रेशंस को प्रमोट किया जा सके। तो अगर हम लोग इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करें दैट इज अफ्रीकन यूनियन एंड ओएयू को, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा बार बार बता रहा हूं, अफ्रीकन एयू मतलब अफ्रीकन यूनियन और ओएयू मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, राइट। तो मैं बार बार ये सब नहीं बताऊंगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी और अफ्रीकन यूनियन, राइट। सो लेट्स सी द फोकस ऑफ दीज ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। पहला ओएयू का फोकस क्या था? एंटी कॉलोनियल यूनिटी। बट एयू का फोकस क्या है? इसका अफ्रीकन यूनियन का फोकस है दैट ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो सके, है ना। सिर्फ कॉलोनीज, देखो ऑफ कोर्स जब ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज से ज्यादातर कॉलोनीज बनी हुई थी ना, राइट। तो उन कॉलोनीज से बाहर में निकलने के बाद तो ऑफ कोर्स एक यूनिटी के कारण एक भावनाओं में बहकर इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। बट बाद में देखा दैट ठीक है दिस इज इफेक्टिव, बट इसको अगर और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग को इन्होंने मोल्ड किया फ्रॉम 1963 वाला नेम टू दिस अफ्रीकन यूनियन, दैट इज 2002 में, राइट। नाउ पीस रोल अगर देख लीजिएगा ओएयू में, दैट वाज वेरी वेरी लिमिटेड, बट यहां पर तो यस पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाता है। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन अगर देख लीजिएगा पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में कम था, बट बाद वाले ऑर्गेनाइजेशन में पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट जो है इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है अफ्रीकन यूनियन का? टू प्रमोट द यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग द अफ्रीकन नेशंस। जितने सारे अफ्रीकन नेशंस हैं उनके बीच में यूनिटी को प्रमोट करना, उनके बीच में सॉलिडारिटी को प्रमोट करना, यही नहीं इनहांस करना पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग ऑल द कंट्रीज, प्रमोट करना पीस और सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना अफ्रीका का इंटरेस्ट हमारे पूरे ग्लोबल स्टेज में, यही नहीं सपोर्ट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली देखो अगर दुनिया तभी बढ़ेगा जब डेवलपमेंट तो हो सके, बट वो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? सस्टेनेबल वे में, राइट। सो ओवरऑल अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस का अफ्रीकन यूनियन का स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क एंड की इनिशिएटिव्स देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अभी जो दुनिया जैसे हम लोग को एक्शंस देखने को मिल रहा है ना, आप देखिए यूएसए एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल है, यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं हाँ इट इज रिस्पेक्टिवली क्लोजर, बट कोई ठीक नहीं है यार। दुनिया का जियोपॉलिटिक्स ऐसे चेंज होता है ना, मतलब किसी को कुछ नहीं आप बोल पाइएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग अगर स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो वी नीड टू मेक श्योर दैट दैट अफ्रीकन यूनियन एज अ होल के साथ हमारा कनेक्शंस ज्यादा स्ट्रांग रहे। और अगर इसको कनेक्शंस हम लोग को स्ट्रांग करना है देन यस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू नो अबाउट देम एज वेल, राइट। सो अफ्रीकन यूनियन का वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव है एजेंडा 2063। नाउ एजेंडा 2063 क्या है? देखो एजेंडा 2063 अडॉप्ट किया गया था 2015 को। ये 50 इयर्स का एक स्ट्रैटेजिक विजन है जिसमें फोकस किया जाएगा दैट इन सारे 55 अफ्रीकन यूनियन मेंबर्स के जो रीजन्स हैं वहां पे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके, पॉलिटिकल यूनिटी को इंश्योर किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर लाया जा सके। इसीलिए इस रीजन का मोटो भी है द अफ्रीका वी वांट, राइट। और एक दूसरा इनका इनिशिएटिव भी है जिसको हम लोग AFCFTA बोलते हैं, दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। नाउ ये क्या है? ये देखो ऑफ कोर्स सारे अफ्रीकन कंट्रीज को मिलाकर एक सिंगल मार्केट बना है ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, जिसका मेन एम है दैट कैसे बूस्ट किया जा सके इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड, मतलब विद इन द अफ्रीका। ये जो अफ्रीका है ना, विद इन द अफ्रीका कैसे इंट्रा ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, यही नहीं इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल मार्केट्स, राइट। सो ओवरऑल दिस इज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड बाय द number of the countries as well, right? So we need to know about these aspects because yes they may be asked in your exams, not sure, but yes you never know that this is an exam which is being absolutely unpredictable, right? So we should be learning about them, right? Okay. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉज ऑल्सो देयर इन न्यूज। क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एक मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किस चीज के लिए ये लॉन्च किया गया मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम?
based on central bank digital currency. So it is becoming very very important. यूपीएससी में ऑलरेडी इससे पास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट गवर्नमेंटल एग्जाम्स में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सके. तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यह एक डिजिटल करेंसी है जो क्या मतलब जैसे हम एक 10 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट्स होता है ना, वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है. ये कंट्री का फैट करेंसी है, राइट. मतलब ये एक लीगल टेंडर है ना, जो क्या इशू और रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. वो क्या है? आरबीआई. और ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी क्या है ना, जितने भी जब भी डिजिटल करेंसीज के बारे में दिमाग में आता है ना, तभी आप लोग को दिमाग में चलने लगता है क्रिप्टो करेंसी. ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है. नो, इट इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, रादर इट इज अ डिजिटल मनी, जो क्या सोवरेन डिजिटल मनी है. मतलब देश के द्वारा बैक किया गया डिजिटल मनी. नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का? ऑब्जेक्टिव यही है दैट हमारे देश का, देखो दुनिया बदल रहा है, राइट. आप तो देख ही रहे हो एआई क्या क्या चल रहा है. आप देखो, आप कहीं पे भी दुकान में कोई दूध खरीदने जाओ, कुछ सब्जी खरीदने जाओ, वो लोग भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं, राइट. सो कैन यू सी दैट कहीं ना कहीं हमारे देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज कर रहा है. कहीं ना कहीं पेमेंट एफिशिएंसीज भी इन्हांस हो रही है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इससे इन्हांस हो रहा है, राइट. तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही है दैट कैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, कैसे प्रमोट किया जा सके गवर्नमेंट बैक डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस. और इसीलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूजेजेस भी अगर देख लीजिएगा, यस, डेली रिटेल ट्रांजैक्शंस में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में इसका यूज किया जाता है. यही नहीं, स्ट्रेंथन किया जाता है डिजिटल गवर्नेंस को. और ये कहीं ना कहीं देखो, अभी पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रिफॉर्म्स आ रहा है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूज कर ही रहे हैं, राइट. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज? ब्रॉडली दो तरीके का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है. एक होता है होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना. एक होता है रिटेल. होलसेल कौन यूज करता है? क्या हम और आप यूज कर सकते हैं? नो नो नो. होलसेल डिजिटल बैंक करेंसी जो है वो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही यूज कर सकती है. और इनका पर्पस क्या है? ये कभी भी अगर सोचो एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में पैसे को ट्रांसफर करना हो, यस, उसमें होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज किया जा सकता है. या फिर सिक्योरिटीज का सेटलमेंट करना, मतलब ओवरऑल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो होता है ना, वो होलसेल बैंक डिजिटल करेंसी से होता है. बट वहीं पर रिटेल बैंक डिजिटल करेंसीज जो है, ये हम और आप जैसे जनरल पब्लिक भी यूज कर सकते हैं फॉर आवर एवरीडे ट्रांजैक्शन. मतलब ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है टू द डिजिटल कैश, राइट. नाउ ग्लोबली अगर एडॉप्शन देख लीजिएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का, मतलब ये इंडिया वाला नहीं, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. सो सबसे पहला कंट्री ऐसा कौन है जिन्होंने लॉन्च किया नेशन वाइड अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? उसका आंसर है बहामास, ठीक है. तो उनका जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम है सैंड डॉलर, जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में, राइट. और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी ई रुपीज को इंट्रोड्यूस किया गया है बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया का सेंट्रल बैंक है. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके पेमेंट सिस्टम को, कैसे प्रमोट किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को, और कैसे रिड्यूस किया जा सके कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट. और साथ ही साथ इससे स्ट्रेंथन भी क्या होगा? हमारा देश का डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, राइट. तो ओवरऑल अगर मैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में डिफरेंसेस देखूं तो वो क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि यस, दिस इज इंडीड अमेजिंगली इंपॉर्टेंट. ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में दैट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है. तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, वो क्या हुआ? एक क्रिप्टो करेंसी. जैसे इथेरियम, वो क्या हो गया? एक क्रिप्टो करेंसी. बट वहीं पर हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? ई रुपीज, राइट. देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है ना, इसका कोई माय बाप नहीं है, मतलब इसका कोई रेगुलेट नहीं करता, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है. और बट ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होता है, इसको कोई भी देश का सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करता है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है. स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो अनडाउटेडली ये, क्योंकि बैंक क्या रेगुलेट कर रही है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रही है, तो ऑब्वियस सा बात है ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये बैक किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट रीजन. पर क्रिप्टो करेंसी हाईली वोलेटाइल करेंसी है, राइट. लीगल स्टेटस अगर देख लीजिएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, यस, इसको एज अ लीगल टेंडर माना जाता है, बट क्रिप्टो करेंसी का हर देश में लीगल टेंडर नहीं माना जाता है. अच्छा चलो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखने की कोशिश कीजिएगा. आई विल श्योरली बी चेकिंग दैट. कौन सा ऐसा कंट्री है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट.
कौन सा ऐसा दुनिया में कंट्री है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को लीगल टेंडर सबसे पहले माना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स अपने आंसर्स देखने की कोशिश कीजिएगा। आई विल श्योरली बी चेकिंग दैट, राइट? एनीवेज, अगर हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पर्पसेस देख लीजिएगा, ऑफ कोर्स पेमेंट एंड पॉलिसी टूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है स्पेकुलेशंस के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आई होप दैट दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू।